स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ये बुक है। चलिए इसका एक रिवीजन करते हैं पूरा, इससे सवाल बाहर नहीं जाएंगे। पाठ है 1857 की क्रांति, और फिर है राजस्थान के क्रांतिकारी, और राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, राजस्थान के जनजातियों के आंदोलन, और राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान के शौर्य परंपरा। इस बुक से काफ़ी सवाल आते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना आपका ज़्यादा समय लेते हुए। पहला सवाल देखिए, औरंगजेब के बाद राजस्थान में अराजकता फैलाने का कार्य किसने किया? तो ये मराठों ने किया। मराठों ने पहली बार राजस्थान के किस क्षेत्र से धन इकट्ठा किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन इकट्ठा किया, और ये कब किया? तो 1711 में। आगे सवाल है, किसके खिलाफ मराठों ने राजस्थान के शासकों को हिंदू धर्म के नाम पर एक करने का प्रयास किया था? तो ये नादिर शाह के खिलाफ किया था। किस काल में राजस्थान में मराठों का प्रभुत्व स्थापित हुआ? तो 1761 से 1791 के मध्य हुआ था। मराठों के विरुद्ध राजस्थान के सभी शासक पहली बार किस स्थान पर एकत्रित हुए थे? यह सवाल पहले काफ़ी पूछा जाता था, अभी हाल ही में नहीं देखा जा रहा है। ये सवाल काफ़ी रिपीट हुआ है, आगे शायद पूछा जा सकता है। 17 जुलाई 1734 को ये हुड्डा सम्मेलन हुआ था भीलवाड़ा में। ये भी पूछा गया है हुड्डा कहाँ पर है? तो ये भीलवाड़ा में है। 17 जुलाई 1734 को ये सम्मेलन हुआ था, हुड्डा सम्मेलन। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये आपके लिए सवाल रहेगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आगे सवाल है, राजपूतों ने पहली बार किस स्थान पर संगठित होकर मराठों को हराया? तो ये मराठों को हराया था पहली बार तुंगा की लड़ाई में 28 जुलाई 1787 को। याद रखिएगा, इसमें जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह थे, और सामने थे मराठा नरेश मराठा सेनापति महाजी सिंधिया। अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर कब्जा कब किया? तो 1802 में। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो परीक्षा में आए हुए हैं, मैं आपको वो बता दूंगा, उन पर आपको खास ध्यान रखना है। जैसे ये जो शासकों के नाम है, उनको खास आपको याद में रखना है। जैसे देखिए, राजस्थान की क्रांति के समय कोटा रियासत के शासक कौन थे? तो ये राम सिंह थे कोटा में। फिर जोधपुर रियासत के तो तख्त सिंह थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सुमेलित करने को लेकर वापस पूछे जा सकते हैं। भरतपुर के कौन थे? तो ये जसवंत सिंह थे। उदयपुर के शासक कौन थे क्रांति के समय? तो स्वरूप सिंह थे। जयपुर के शासक कौन थे? तो राम सिंह द्वितीय थे। सिरोही के शासक कौन थे? तो शिव सिंह थे। धौलपुर रियासत के शासक कौन थे? तो भगवंत सिंह थे। आगे देखते हैं। वैसे ये सवाल लगभग सभी को आते हैं, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनको इतने याद नहीं है, तो आपको ये याद करने होंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये। फिर आगे देखिए, बीकानेर रियासत के जो शासक थे क्रांति के समय, वो सरदार सिंह थे। करौली रियासत के शासक मदन पाल थे। ये मदन पाल को लेकर सवाल काफ़ी पूछा जाता है, सरदार सिंह को लेकर पूछा जाता है। ऐसे सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। जयपुर को लेकर पूछा जाता है। टोंक रियासत के नवाब वजीरुद्दौला, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। सुमेलित करने को लेकर ज़्यादातर ये देखने को मिलते हैं। बूंदी रियासत के शासक कौन थे? तो राम सिंह थे। अलवर रियासत के शासक कौन थे? तो विनय सिंह। जैसलमेर रियासत के तो रणजीत सिंह। झालावाड़ रियासत के पृथ्वी सिंह, और प्रतापगढ़ रियासत के दलपत सिंह। ये शासकों के नाम हैं, ये आपको याद करने ही होंगे। आगे देखते हैं, जो बांसवाड़ा रियासत के शासक कौन थे? तो लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के उदय सिंह। फिर देखिए आगे, अंग्रेजों द्वारा सबसे अंत में संधि किस रियासत के साथ हुई? तो ये सबसे अंत में सिरोही के साथ हुई थी, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 19वीं सदी के प्रारंभ तक राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो 20 थी। 17 राजपूत, 2 जाट और 1 मुस्लिम की। फिर देखिए, अंग्रेजों द्वारा जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने पर जनता द्वारा किसकी हत्या कर दी? तो ये कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी गई थी। राजस्थान में क्रांति के समय कोटा का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट काफी बार पूछा गया, मेजर बटन। ये क्रांति के समय 2 पॉलिटिकल एजेंट थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। एक तो ये कोटा के पॉलिटिकल ये एजेंट थे बटन, और एक थे जोधपुर के मैकमोशन। इन दोनों की हत्या कर दी गई थी, तो आप ये याद रखिएगा। इसके साथ देखिए, ये जो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन, इसको तो आप अच्छे से याद रख सकते हैं, कोट का बटन जैसे। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट तो मैकमेसन। भरतपुर के तो मॉरिसन। जयपुर के ईडन। उदयपुर के सॉवर्ट्स। सिरोही के जेडी हॉल। क्रांति के समय राजस्थान में कितने अंग्रेज छावनियाँ थी? तो ये 6 छावनियाँ थी, जिसमें से 2 ने हिस्सा नहीं लिया था। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खैरवाड़ा।
ये 6 छावनियाँ थी। राजस्थान में 6 सैनिक छावनियों में अंग्रेजों की संख्या कितनी थी? 30। ये सवाल पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन जो है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको मैं खास बता दूंगा कि जो सवाल बार बार रिपीट हुए हैं। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ? तो ये नसीराबाद से हुआ। पूछा गया सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल और ईजी सवाल, ये कोई ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है, आपको ये आना ही चाहिए। नसीराबाद में कौन सी सैन्य टुकड़ी के जवान थे? तो ये सवाल अच्छा सवाल है और परीक्षा में वापस पूछा जा सकता है। तो नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी और पहली बम्बई लांसर्स। नसीराबाद की सैन्य टुकड़ी ने सबसे पहले विद्रोह किया तो ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, 28 मई को। नसीराबाद छावनी के 4 अंग्रेज अधिकारियों में से किन की हत्या कर दी गई थी? तो देखिए इनमें से 2 की हत्या कर दी गई थी उस समय नसीराबाद में जब विद्रोह हुआ। तो मेजर स्पॉट्सवुड और कर्नल न्यूबारी जो नाम आए। और फिर देखिए नीमच विद्रोहियों का किस स्थान पर जनता द्वारा स्वागत किया गया? तो ये निम्बा हेड़ा द्वारा स्वागत किया गया था, याद रखिएगा। नीमच विद्रोहियों का सवाल आ सकता है। किस शासक ने नीमच के विद्रोही सैनिकों के खाने व ठहरने की व्यवस्था की? तो शाहपुरा के शासक ने नीमच के विद्रोही सैनिकों के खाने और ठहरने की जो व्यवस्था की थी, इन्होंने शाहपुरा के शासक थे। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने किन क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? एरनपुरा के सैनिकों का इन्होंने नेतृत्व किया था। और ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में जोधपुर के राजकीय सेना को क्रांतिकारियों ने कब हराया? तो 8 सितंबर 1857 को एक युद्ध हुआ था। पहला युद्ध हुआ था बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 का। फिर वो युद्ध हुआ चलावास का, इसके 10 दिन बाद 18 सितंबर को, याद रखिएगा। देखिए क्रांतिकारियों व लॉरेंस की सेना के मध्य भीषण युद्ध हुआ, ये 18 सितंबर जो मैंने अभी बताया। पहले युद्ध हुआ था 8 सितंबर को, वो था बिथोड़ा का युद्ध। और फिर युद्ध हुआ 18 सितंबर को, ये हुआ था चलावास का युद्ध। ये सवाल काफ़ी पूछे गए हैं, शायद वापस पूछे जा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये याद होने चाहिए और एक रिवीजन की तरह ये क्लास ले। मेवाड़ में किसने महाराणा और अंग्रेजों का विरोध किया? तो रावत केसर सिंह ने किया। कोटा क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 15 अक्टूबर को हुई। मेजर बटन ने किन्हें अंग्रेजी हुकूमत के विरोधी मानकर दंड देने की सलाह महाराणा को दी? तो ये जयदयाल रतनलाल जयलाल है। कोटा महाराव को क्रांतिकारियों की कितनी शर्तों वाली संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा? तो ये 9 शर्तों वाली संधि थी। कोटा महाराव को सैनिक सहायता कहाँ से प्राप्त हुई? तो करौली। ये इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ये वाला, इसको आप अच्छे से याद कर ले। कोटा महाराव को सैनिक सहायता कहाँ से प्राप्त हुई? तो करौली से प्राप्त हुई थी। कोटा से क्रांतिकारियों को किस अंग्रेजी अधिकारी के नेतृत्व में खदेड़ा गया? तो ये मेजर H.G. रॉबर्ट्स, 22 मार्च 1858 को। कोटा के किस क्रांतिकारी नेता को तोप से उड़ा दिया गया? तो ये जयदयाल को तोप से उड़ा दिया गया था, क्रांतिकारी को। धौलपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? तो रामचंद्र और हीरालाल ने किया। धौलपुर में क्रांतिकारियों को किस बाहरी सेना ने खदेड़ा? तो पटियाला। सलूम्बर के किस शासक ने क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग किया? तो ये रावत केसर सिंह ने। कोठारिया के किस शासक ने क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग किया? तो ये रावत ज्योत सिंह। ये जो 2 सवाल है साथियों, तो सलूम्बर वाला और कोठारिया का, इसको आप खास याद कर ले। ये जो 2 सवाल है आपको खास याद रखने हैं। एक तो देखिए ये सलूम्बर के किस शासक ने क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग किया? सलूम्बर के थे रावत केसर सिंह और कोठारिया के थे जोत सिंह। ये जोत सिंह भी नाम आता है कहीं पे, याद रखिएगा। जोत सिंह भी आता है, रावत जोत सिंह या रावत जोत सिंह, जो भी आए ये खास याद कर ले। सम्मिलित करने को लेकर पूछा जा सकता है वापस। ठाकुर कुशाल सिंह के सहायता किसने की? तो ये रावत जोत सिंह की थी। ये भी जैसे सवाल आ सकता है कि इनका संबंध कहाँ से है, सीधा इतना नहीं पूछकर सीधा पूछे कि रावत केसर सिंह और रावत जोत सिंह का संबंध कहाँ से है क्रमश। तो जैसे केसर सिंह पहले हैं तो केसर सिंह का है सलूम्बर से संबंध है और जो जोत सिंह है उनका है कोठारिया से। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंपने पर किसने अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दवा दी? तो उदयपुर महाराणा ने। क्रांति की असफलता के बाद स्वदेशी शिक्षा, स्वराज, स्वभाषा आदि के आधार पर जन जागृति किसने फैलाई? तो अर्जुन लाल सेठी, केसर सिंह बारट और गोपाल सिंह खरवा। ये सवाल थे 1857 की क्रांति को लेकर।
1857 की क्रांति को लेकर ये जितने भी सवाल थे वो बता दिए गए हैं। अब बात करते हैं जो राजस्थान के क्रांतिकारी उनको लेकर। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। कोई कमी हो तो ज़रूर बताएं, उसमें उसको पूरे करने की पूरी कोशिश करेंगे। बांकीदास किसके राजकवि और काव्य गुरु थे? तो जो बांकीदास थे वो जोधपुर नरेश मानसिंह के थे। डूंग जी और जवाहर जी का संबंध कहाँ से है? इस सवाल काफ़ी पूछा जाता है। और डूंग जी जवाहर जी ने किस अंग्रेजी छावनी को लूटा? तो ये नसीराबाद छावनी को लूटा, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत में किस कवि ने दोहे में स्पष्ट होती है? तो ये सूर्यमल मिश्रण के दोहे से स्पष्ट होती है शुरुआत। ये देखिए, कौन से क्रांतिकारी काका भतीजा के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो डूंग जी जवाहर जी। राजस्थान का वह पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन था जिसे सर्वप्रथम फांसी दी गई? तो अमरचंद बाठिया, याद रखिएगा। बहुत बार पूछा गया सवाल है कि अमरचंद बाठिया तो प्रथम सेनानी थे जिन्हें फांसी दी गई। अमरचंद बाठिया ने अपनी संपूर्ण संपत्ति किसे देने का प्रस्ताव रखा? तो ये तात्या टोपे को। एक क्रांति के भामाशाह भी कहा जाता है इन्हें, अमरचंद बाठिया को। विजय सिंह पथिक का मूल नाम? तो भूप सिंह, ये तो सबको पता है, लेकिन अगर नहीं पता है तो याद रखें। विजय सिंह पथिक ने किन संगठनों की स्थापना की? तो एक वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ। इनको लेकर शायद आज सवाल भी आया था, सेकेंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर हुआ था, लगभग सवाल आया था इसका। जो मैं राजस्थान सेवा संघ का नहीं था, कोई तो सवाल था जो मैंने देखा था। फिर आगे देखिए, भारत के किसान आंदोलनों का जनक किसे कहा जाता है? तो विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक द्वारा कौन से समाचार पत्र चलाए गए? तो राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान। ये सवाल बार बार पूछे गए सवाल हैं और वापस पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान के समाचार पत्र किसने चलाए? तो ये भी आता है। फिर नाम दिया जाता है इन क्रांतिकारियों के, विजय सिंह पथिक और इनके, तो आपको याद रखना है। अर्जुन लाल सेठी द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो जैन शिक्षा प्रचारक समिति। आगे देखिए, जैन शिक्षा प्रचारक समिति के तत्वाधान में किन शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई? तो वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय। किसने अर्जुन लाल सेठी को जयपुर का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी? तो जयपुर नरेश माधो सिंह द्वितीय ने की थी इनकी पेशकश। अर्जुन लाल सेठी की रचनाएं कौन सी है? तो रचनाओं को लेकर पूछा जाता है कई बार सवाल। तो ये अर्जुन लाल सेठी द्वारा ये रचनाएं की गई है। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार। ये देखिए, केसरी सिंह बाहरट का जन्म कहाँ पर हुआ? तो ये देवपुरा गांव है, शाहपुरा रियासत है। 1872 में इनका जन्म हुआ। चेतावनी राज चुंगटिया, बहुत बार पूछा गया सवाल है, केसरी सिंह बाहरट द्वारा लिखी गई है। फिर जब अगर आपको नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। केसरी सिंह बाहरट, फिर अर्जुन लाल सेठी, ऐसे कुछ नाम आएंगे, प्रताप सिंह बाहरट, जिनमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन आपको याद रखना है चेतावनी राज चुंगटिया, ये केसरी सिंह बाहरट द्वारा। चेतावनी राज चुंगटिया नामक 13 शॉर्ट पढ़कर कौन सा शासक प्रभावित हुआ? तो उदयपुर महाराणा फतेह सिंह प्रभावित हुए थे। केसरी सिंह बाहरट ने किस संगठन की स्थापना की? तो ये वीर भारत सभा की स्थापना की, केसरी सिंह बाहरट द्वारा ये स्थापना की गई है। एक इन सभाओं को लेकर बार बार सवाल पूछे जाते हैं कि किन की स्थापना किसने की, और ज़्यादातर इनको सम्मिलित करने को लेकर अवश्य सवाल पूछा जाता है। तो ये जो सभा है, इनकी स्थापना किसने की और ये कब इनकी स्थापना हुई, ये आप जरूर याद रखें। ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको पता है फिर भी आप याद नहीं करते तो फिर ये अच्छी बात नहीं है, आपको याद करने चाहिए ये। केसरी सिंह बाहरट के पुत्र कौन थे? तो प्रताप सिंह बाहरट। प्रताप सिंह बाहरट के किसके सानिध्य में देश सेवा की शिक्षा ली? तो मास्टर अमित चंद। किस घटना के कारण प्रताप सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया? तो बनारस कांड। पूछा जाता है बनारस कांड का संबंध, तो ये प्रताप सिंह से संबंध है इनका बनारस कांड से। 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह की मृत्यु कब हुई? तो ये 1918 में हुई। किस अंग्रेज अधिकारी ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है? तो ये क्लीवलैंड। लेकिन सवाल कुछ ऐसे आता है कि अंग्रेज अधिकारी द्वारा राज उगलवाने के लिए कहा गया, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है, ये किस के लिए कहा गया? तो ये प्रताप सिंह के लिए कहा गया। सवाल कुछ ऐसे आता है, याद रखिएगा। नागौर में चरखा संघ खद्दर भंडार की स्थापना किसने की? तो बाल मुकुंद बिस्सा ने ये स्थापना की। ये सवाल पूछा जाता है बार बार, चरखा संघ की स्थापना याद रखिएगा, नागौर में की गई थी।
और किसने? तो बाल मुकुंद बिस्सा द्वारा। किसे राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है? तो बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है। बिस्सा का जन्म कहाँ पर हुआ? तो पेलवा गांव डीडवाना में हुआ। सागरमल गोपा ने कौन सी पुस्तकों की रचना की? तो आज़ादी के दीवाने। सवाल पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। ज़्यादातर सवाल ये सीधा आ जाता है, सागरमल गोपा का संबंध कहाँ से है? तो ये जैसलमेर से हैं। इनके द्वारा पुस्तकों की भी रचना की गई है जिनको लेकर बार बार सवाल पूछा जाता है। तो आज़ादी के दीवाने ये सागरमल गोपा द्वारा रचित है। रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज, ये भी बहुत बार आया हुआ सवाल है। फिर देखिए, सागरमल गोपा को किस जेल में केरोसिन छिड़ककर जिंदा जला दिया गया? तो जैसलमेर की जेल में इनको जिंदा जला दिया था अप्रैल 1946 को। नन्ना भाई खाट किस प्रजामंडल से जुड़ी पाठशाला का संचालन कर रहे थे? तो डूंगरपुर पंचामंडल। किस पाठशाला को बंद नहीं करने के कारण नाना भाई खाट की निर्मम हत्या कर दी गई? तो रास्तापाल हत्याकांड आपको याद होगा ही होगा। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की? तो सरदार हरलाल सिंह ने। दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का संपादन करते हुए पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। दैनिक नवज्योति समाचार पत्र याद रखिएगा, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। फिर आगे देखिए, समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो अंजना देवी चौधरी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया सवाल है। गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला है अंजना देवी चौधरी। फिर देखिए, किसकी रक्षार्थ कालीबाई, ये रास्तापाल हत्याकांड जो बताया था आपको, कालीबाई ने प्राणों की आहुति दी 20 जून 1947 को। ये सेंगाबाई की रक्षार्थ में कालीबाई ने प्राणों की आहुति दी थी। ये रास्तापाल हत्याकांड है। आगे सवाल है, शेखावटी किसान आंदोलनों के दौरान महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? तो ये किशोरी देवी ने किया। महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? किशोरी देवी ने। किशोरी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो ये शेखावटी किसान आंदोलन से है। फिर गिरफ्तार होने वाली पहली महिला समस्त रियासती में, तो ये अंजना देवी चौधरी। आगे सवाल है, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, चलिए देखते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसानों का योगदान सर्वाधिक था? तो ये धाकड़ किसान आंदोलन थे यहाँ पे। किस चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों के पास रहा? तो प्रथम चरण में स्थानीय लोगों के पास इनका नेतृत्व रहा था। 1897 से 1915 तक ये आंदोलन चला। बिजोलिया किसान आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से कब जुड़ा? तो दूसरा चरण में जुड़ा जो 1915 से 1923 तक दूसरा चरण चला है इनका। बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण को पराभव काल की संज्ञा दी जाती है? तो तीसरे चरण को दी जाती है। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। बिजोलिया किसान आंदोलन की आधारशिला किस गांव में रखी गई? तो गिरधरपुरा। आपको ये जरूर याद रखना है कि जो पूरा ये बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 1897 से 1915 तक चला। फिर आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए चौरी कर। चौरी कर क्या है? पहले तो ये सीधा पूछा जाता है, तो पुत्री के विवाह पर दिया जाने वाला कर। और किसके द्वारा ये शुरू किया गया? तो राव कृष्ण सिंह द्वारा ये शुरू किया गया 1903 में, और ये 1906 में फिर हटा दिया गया था। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किस सभा का गठन किया? तो ये विद्या प्रसारणी सभा का विजय सिंह पथिक द्वारा ये गठन किया गया। जैसा कि मैंने आपको कहा है, जितनी भी ये सभा है वो सब आपको याद रखनी है। इनका गठन कब हुआ था और किसने किया था? सम्मिलित करने को लेकर या किसी न किसी रूप में आपको ये सवाल दिखने को मिल सकते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, विजय सिंह पथिक को ऊपर माल के किसानों द्वारा किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो महात्मा जी। किसके माध्यम से पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया? तो प्रताप पत्र जो समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, देखिए किसके माध्यम से जो विजय सिंह पथिक है बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया? तो राष्ट्रीय स्तर तक किसके द्वारा ये प्रयास किया गया? तो ये देखिए प्रताप समाचार पत्र द्वारा। और इसके संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी, याद रखिएगा।
1941 में मेवाड़ के दीवान की तरफ से किसे बिजोलिया के किसानों से समझौता करने के लिए भेजा गया? तो राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को। बेवकूफ़ किसान आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई? तो ये भैरवकुंड मैनाल से 1921 में हुई। बेवकूफ़ किसान आंदोलन 1921। यहीं से संबंध था कृपा जी का, याद रखिएगा कृपा जी का संबंध किससे है? तो बेगू से। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो राम नारायण चौधरी। बेगू किसान आंदोलन के दौरान ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुए समझौते को कौन सी संज्ञा मिली? तो बोल्शेविक समझौता कहा जाता है इनको। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ये खास याद रखना है। बेगू किसान आंदोलन के दौरान ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ वो बोल्शेविक समझौता है। तो पूछा जा सकता है बोल्शेविक समझौता, तो ये आपको याद रखना है। बोल्शेविक समझौता किसके मध्य हुआ, याद रखिएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको ये बताया था, रूपा जी और कृपा जी, रूपा जी का नाम मेरे दिमाग से निकल गया था। तो रूपा जी कृपा जी जो धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बेगू किसान आंदोलन। ये सवाल पूछा गया है, वापस पूछा जा सकता है। आगे देखिए, भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये भोजी लंबदार। ये सवाल पूछा गया था शायद रीट में, भोजी लंबदार का संबंध। तो ये भरतपुर किसान आंदोलन से तैयार रखिएगा। मेव किसान आंदोलन को संगठित रूप से किसने प्रदान किया? तो ये मोहम्मद हादी ने किया। मोहम्मद हादी ने किस संगठन की स्थापना की? तो अंजुमन खादिम उल इस्लाम। मेव किसान आंदोलन कहाँ पर हुआ? अलवर में हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया? चौधरी यासिन खान ने किया। नीमू चना हत्याकांड कब हुआ? पूछा गया सवाल, बार बार पूछा गया। 14 मई 1925 को ये हत्याकांड हुआ था। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके पास था? तो पंडित नैनूराम शर्मा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधा पूछा जाता है। हाड़ौती किसान आंदोलन का संबंध या बूंदी किसान आंदोलन, कुछ ऐसा करके पूछा जाएगा। बूंदी किसान आंदोलन के दौरान किस गांव में सभा पर लाठीचार्ज किया गया? तो डाबी गांव पर ये लाठीचार्ज किया गया था। डाबी गांव में हुए लाठीचार्ज से कौन शहीद हुआ? तो नानक भील और देवलाल गुज्जर। ये नानक भील का जो नाम है आपको खास याद रखना है। नानक भील का संबंध कहाँ से है? तो ये बूंदी किसान आंदोलन से है, याद रखिएगा। नानक भील का संबंध है, इनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। देवलाल गुज्जर भी याद रखें, लेकिन नानक भील पूछा गया सवाल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सीकर के जाट आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला, तो ये धापी दादी थे। और डाबड़ा कांड का संबंध किस आंदोलन से है? तो डाबड़ा कांड मारवाड़ किसान आंदोलन। डाबड़ा गांव कहाँ पर है? तो ये डीणवाना परगना में है। बीकानेर में किन किसानों ने जागीरदारों के खिलाफ आवाज़ उठाई? तो 1937 में उदरासर के किसानों ने दुधवा खारा का संबंध। दुधवा खारा कहाँ पे है? पहले तो ये चूरू में है। और दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो हनुमान सिंह ने किया। याद रखिएगा, ये पूछा जाता सवाल है। किस सभा के संघर्ष के दौरान राय सिंह नगर में हुई पुलिस कार्रवाई में बीरबल सिंह शहीद हुए? तो ये परिषद है 1 जुलाई 1946। बीकानेर में परंपरागत लाल बाग और व बेगार प्रथा का सर्वप्रथम किसने विरोध किया? तो कुंभाराम आर्य ने विरोध किया। राजस्थान में जनजातीय के आंदोलन। पहला सवाल देखिए, मेरो द्वारा आबाद क्षेत्र किन रियासतों के संयुक्त रूप से अधीन थे? तो ये मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर में। फिर दूसरा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, मेर विद्रोह कब शुरू हुआ? तो ये 1818 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको खास बता दूंगा। भील विद्रोह के समय उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो ये कर्नल जेम्स टोड। गोविंदगिरी कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये बेड़ासा डूंगरपुर। ये सवाल पूछा गया सवाल है, वापस पूछा जा सकता है। गोविंदगिरी किस जाति के थे? बंजारा जाति के। ये भी पूछा गया सवाल है। गोविंदगिरी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो साधु राजगिरी। गोविंदगिरी ने भीलों में सामाजिक सुधार हेतु किस पंथ की स्थापना की? तो ये भगत पंथ की स्थापना की थी इन्होंने। गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? तो ये बेड़ासा। बेड़ासा कहाँ है? डूंगरपुर में। आगे देखिए, गोविंदगिरी के नेतृत्व में किस स्थान पर भीलों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया? तो ये मानगढ़ की पहाड़ी। मानगढ़ हत्याकांड आपको पता होगा। कारावास की सजा के बाद किस क्षेत्र में गोविंदगिरी ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया? तो ये जालोद गांव में किया था। ये पंचमहल अहमदाबाद संभाग में है। मोतीलाल तेजावत किस जाति के थे? तो ये ओसवाल बनिया के। मोतीलाल तेजावत ने
किन्हें संगठित किया? तो गरासिया और भील जाति के लोगों को। सरकारी नौकरी छोड़कर मोतीलाल तेजावत ने कौन सा व्यवसाय शुरू किया? तो ये परचून का व्यवसाय शुरू किया। मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों के सुधार हेतु किस आंदोलन की शुरुआत की? तो एक ही आंदोलन। पूछा गया सवाल वापस पूछा जा सकता है। एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो ये मोतीलाल तेजावत ने की। किस मेले के माध्यम से मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों से अपने संबंध मजबूत किए? तो ये चित्र विचित्र से। उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत ने किस क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बनाया? तो ये सिरोही को इन्होंने कर्मभूमि बनाया। सवाल ऐसा भी आ सकता है मोतीलाल तेजावत के संबंध और फिर इन जिलों के नाम, तो आपको इनको भी याद रखना है। सवाल कैसे भी आ सकता है, आपको अपना जो माइंड है काफ़ी बड़े रूप से देखना है इनको। मोतीलाल तेजावत को किस रियासत में प्रशासन द्वारा रोका गया व मासिक भत्ता दिया गया? तो ये उदयपुर प्रशासन द्वारा रोका गया। राज्य में मीणा विद्रोह ये 1851 से 60 के बीच इनकी शुरुआत हुई थी जहाजपुर परगना में। 42वीं देवली रेजिमेंट व 43वीं एरनपुरा रेजिमेंट के स्थान पर मीणा कोर की स्थापना कब हुई? तो 1921 में हुई। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये ब्यावर में। आगे देखिए, मेवाड़ भीर कोल का मुख्यालय तो ये खेरवाड़ा उदयपुर में। राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल और जन जागृति को लेकर सवाल आता ही आता है, इनको आप खास याद रखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 28 दिसंबर 1885 को हुई। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, बार बार पूछा जाने वाला सवाल और वापस पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। कहाँ पर? तो बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में, याद रखिएगा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये देखिए वर्धा में की गई 1919 में। बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल, वापस पूछा जाता है बार बार। और किसके द्वारा? तो विजय सिंह पथिक द्वारा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी? तो जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की जो उपाधि थी वो लौटा दी थी। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा अपने केसर हिंद की उपाधि। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के किस राजा को जर्मनी से संधि वार्ता के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पेरिस भेजा गया? तो महाराजा गंगा सिंह को। पूछा जाने वाला सवाल बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। महाराजा गंगा सिंह को भेजा था जर्मनी से संधि वार्ता के लिए, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। ब्रिटिश प्रशासकों ने किसे बोल्शेविक विप्लववादी कहा? तो विजय सिंह पथिक को। ये बोल्शेविक जो संधि है उसको आप खास याद रखना है, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था। पूछा जाने वाला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये बोल्शेविक संधि का, वापस पूछा जा सकता है। अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना 1920 में। ये लोक परिषद, सेवा संघ, इनको लेकर पूछा जाता है किसने और कब ये सम्मिलित करने को लेकर बार बार सवाल पूछे जाते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये जयपुर में की गई। सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना जयपुर में की गई। राजनीतिक में प्रवेश 1938 में मिला इसको। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई। सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई? तो बम्बई में की गई, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सिरोही लोक परिषद की स्थापना बम्बई 1933 में की गई। चलिए, सारणी के द्वारा हम समझते हैं पूरे प्रजामंडल को। राजस्थान का जो प्रजामंडल आंदोलन है उसको सारणी के द्वारा समझते हैं पूरे को। देखिए, जयपुर प्रजामंडल है जिसकी जो स्थापना है 1931 में की गई और पूर्ण स्थापना हुई थी इसकी वापस 1936 में, याद रखिएगा। इसकी स्थापना पहले किसने की? तो कपूर चंद पाटनी ने 1931 में की थी, याद रखिएगा। सम्मिलित करने को बार बार पूछा जाता है। और जो पूर्ण स्थापना है जमनालाल बजाज ने 1936 में की। फिर इसका उद्देश्य क्या था? तो समाज सुधार और खादी का प्रचार। ये तो ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन आप ये खास याद रखें, कपूर चंद पाटनी द्वारा 1931 में, जमनालाल बजाज द्वारा 1936 में।
फिर आगे देखिए, और इसी में देखिए दुर्गा देवी दत्त और जानकी देवी बजाज बजाज ये जयपुर से संबंधित है इनका। आज़ाद मोर्चा अध्यक्ष बाबा हरिश्चंद्र, सीधा सम्मिलित करने के लिए सीधा पूछा जाता है। आज़ाद मोर्चा आपको अध्यक्ष बाबा हरिश्चंद्र इसमें सम्मिलित करना है। मैं आपको ये उद्देश्य भी साथ में बोल देता हूँ। गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति मन सिंह द्वितीय द्वारा देवी शंकर तिवारी को। बूंदी प्रजामंडल, इंपॉर्टेंट सवाल, 1931 में इसकी स्थापना हुई और कांतिलाल और नित्यानंद ने इसकी स्थापना की। 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ में इसको शामिल किया गया। मारवाड़ प्रजामंडल 1934, मारवाड़ प्रजामंडल कब? 1934 को। जय नारायण व्यास और इसके प्रथम अध्यक्ष थे भंवरलाल सराफ। ये पूछा जाने वाला सवाल है। जयपुर का, मारवाड़ का, बीकानेर का भी पूछा जाता है बार बार। 1936 में इसकी स्थापना हुई मगाराम वैद्य द्वारा। कहाँ पर? तो कोलकाता में, याद रखिएगा, कोलकाता में इसकी स्थापना हुई बीकानेर प्रजामंडल की 1936 में। और इम्पोर्टेंट सवाल है, देखिए, राज्य के बाहर स्थापित होने वाला प्रजामंडल, सीधा पूछा जाता है राज्य के बाहर स्थापित होने वाला प्रजामंडल कौन सा है? तो ये बीकानेर प्रजामंडल है 1936 में। मगाराम वैद्य द्वारा इसकी स्थापना की गई कोलकाता में। फिर इसी बात आगे धौलपुर प्रजामंडल 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ये ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का नाम बार बार आगे आता है, याद रखिएगा। धौलपुर प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो 24 अप्रैल 1938 को माणिकलाल वर्मा द्वारा उदयपुर में प्रथम अध्यक्ष थे इसके बलवंत सिंह मेहता, और प्रथम अधिवेशन हुआ उदयपुर में 1941 में। विजय लक्ष्मी पंडित, जेपी कृपलानी ने भाग लिया था इसमें। और 1941 में सर टी विजय राघवाचार्य मेवाड़ के प्रधानमंत्री ने प्रतिबंध हटाया। और भरतपुर प्रजामंडल 1938 में इसकी स्थापना हुई किशनलाल जोशी और मास्टर आदित्यनाथ। आगे बात करें शाहपुरा प्रजामंडल 1938 में स्थापना हुई। रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास इसके संस्थापक रहे। उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाला प्रथम देशी राज्य शाहपुरा। बाहर स्थापना किसकी हुई थी? बीकानेर की। और उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाला प्रथम देशी राज्य शाहपुरा। 1938 में इसकी स्थापना हुई शाहपुरा प्रजामंडल की। किशनगढ़ प्रजामंडल की बात करें 1939 में इसकी स्थापना हुई कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह द्वारा। आगे बात करें अलवर प्रजामंडल, पूछा जाने वाला सवाल 1938 में हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। करौली प्रजामंडल बार बार पूछा जाने वाला सवाल, इसका सन भी पूछा जाता है, इसका संस्थापक भी पूछा जाता है, त्रिलोक चंद माथुर, याद रखिएगा। 1938 में करौली त्रिलोक नाम से जैसा आपको समझ में आ जाएगा अगर आप सही से देखें, करौली त्रिलोक। फिर कोटा प्रजामंडल 1939, अबिन हरी और पंडित नैनूराम शर्मा, कोटा में ये राष्ट्रीयता के जनक है नैनूराम शर्मा। सिरोही प्रजामंडल, ये भी पूछा जाने वाला सवाल है बार बार। गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान के गांधी कहा जाता है इनको, ये संस्थापक है सिरोही प्रजामंडल के। 1939 में इसकी स्थापना हुई। कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942, भंवरलाल निगम। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और हरिदेव जोशी इसके संस्थापक। डूंगरपुर प्रजामंडल, ये सवाल पूछा जाता है बहुत बार। 1944 में स्थापना हुई भोगूलाल पांड्या, ये वागड़ के गांधी कहलाते हैं। वागड़ क्षेत्र, तो वागड़ क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 को अमृतलाल पाठक और चुनीलाल स्थापना। झालावाड़ प्रजामंडल 1946, मांगीलाल भवी और कन्हैयालाल मित्तल। राजस्थान में जन आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये जोधपुर से। जोधपुर में किसने जनता से त्याग बलिदान के सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में। बीकानेर में जन जागृति लाने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? स्वामी गोपाल दास द्वारा इसने इसका प्रयास किया। बीकानेर में द्विसदनीय व्यवस्थापिका धारा सभा का गठन किस काल में हुआ? तो शार्दुल सिंह के काल में हुआ। बीकानेर एक्ट किसके द्वारा पास किया गया? तो शार्दुल सिंह द्वारा पास किया गया। संविधान निर्माती सभा
बीकानेर का प्रतिनिधि कौन है? तो के.एस. पणिकर। इंपॉर्टेंट सवाल है ये संविधान निर्माती सभा के। तो बीकानेर का प्रतिनिधि कौन था? तो के.एस. पणिकर। भारत विभाजन का उल्लेख किस योजना में किया गया? तो माउंट बेटन योजना में 3 जून 1947 को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है, ये आगे पूछा जा सकता है। भारत विभाजन का उल्लेख किस योजना में किया? तो माउंट बेटन योजना में किया गया था, याद रखिएगा। जैसलमेर का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो विजय। जैसलमेर में सत्ता का खुलकर विरोध करने वाले पहले व्यक्ति सागरमल गोपा। पहले पूछा जाता था, वापस पूछा जा सकता है। सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से। इन्होंने गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, ऐसे कुछ किताबें भी लिखी हैं। सागरमल गोपा ने जेल में हत्या कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। 4 अप्रैल 1946 को इनकी हत्या हुई। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मीठालाल व्यास। ये भी पूछा जाने वाला सवाल है बार बार। मेवाड़ में जन जागृति का सूत्रपात किस आंदोलन से हुआ? तो बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलन से मेवाड़ में इसका सूत्रपात हुआ। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो माणिक्य लाल वर्मा द्वारा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? माणिक्य लाल वर्मा द्वारा। मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का कार्यभार किसके द्वारा संभाला गया था? मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना पंडित नरेंद्र राम शर्मा। इंपॉर्टेंट सवाल, सम्मिलित करने को लेकर बार बार देखा जाता है ये सवाल। चरखा संघ की स्थापना किसके द्वारा? ये मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जमुना लाल बजाज द्वारा 1927 में इसकी स्थापना हुई चरखा संघ की। अलवर में जन जागृति लाने का कार्य किसने किया? तो पंडित हरिनारायण शर्मा ने। वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना पंडित हरिनारायण शर्मा। इंपॉर्टेंट सवाल। भरतपुर में हिंदी का राजभाषा को दर्जा किसके द्वारा दिया गया? तो महाराजा किशन सिंह द्वारा। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई? तो रेवाड़ी में की गई। धौलपुर में जन चेतना का कार्य किसने शुरू किया? तो स्वामी श्रद्धानंद ने किया। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पंडित कृष्णदत्त पालीवाल द्वारा। किस रियासत के राजा ने स्वयं ऐसे कदम उठाए जिससे जन चेतना का प्रचार हुआ? तो झालावाड़। डूंगरपुर में किसने भील, चमार व अन्य पिछड़ी जातियों में शिक्षा द्वारा जन चेतना फैलाने का प्रयास किया? तो भोगीलाल पांड्या द्वारा। याद रखिएगा, भोगीलाल पांड्या का संबंध कहाँ से है? तो डूंगरपुर से। सीधा सवाल पूछा जाता है। आगे देखिए, बांसवाड़ा के भील बाहुल्य इलाके में किसने जन जागृति फैलाने का कार्य किया? तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। इनका संबंध है बांसवाड़ा से, याद रखेगा। राजाओं व नवाबों का केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मंडल कब बनाया गया? नरेंद्र मंडल 1921 में, याद रखिएगा। नरेंद्र मंडल 1921। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। राज्य में महान राजनीतिक व सामाजिक परिवर्तन लाने का श्रेय किसे जाता है? तो प्रजामंडलों को जाता है। राजाओं ने किसके सुझावों पर प्रजामंडलों और लोक परिषदों की स्थापना को मंजूरी दी? तो नरेंद्र मंडल 1921। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर आगे देखिए, राजस्थान का एकीकरण। ये जितने भी टॉपिक है इनको लेकर सवाल राजस्थान जीके को लेकर पूछे ही जाते हैं। प्रजामंडल हुआ, किसान आंदोलन हुआ, एकीकरण हुआ। अब इनको खास याद रखें। इनमें जो सभा है, जो संघ है, इनकी स्थापना कब, किसके द्वारा की गई, ये सम्मिलित करने को लेकर सवाल सीधे पूछे जाते हैं। इनके नंबर कटने नहीं चाहिए परीक्षाओं में। भारत विभाजन के दंगों का प्रभाव राजस्थान के किन रियासतों पर पड़ा? तो अलवर और भरतपुर पर पड़ा। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो अलवर प्रजामंडल से है, याद रखिएगा। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? NB गाडगिल 17 मार्च 1948। मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूंगा, एकीकरण का आप कभी नहीं भूलोगे। एकीकरण का दूसरा चरण किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान संघ। मतलब अगर सीधा आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अगर वो ट्रिक से याद करना है तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, कथन किसका है? तो ये महारावल चंद्रवीर सिंह का है। ये बांसवाड़ा से संबंधित है इनका। नेहरू ने एकीकरण किस चरण का उद्घाटन किया? तो संयुक्त राजस्थान का किया। वृहत राजस्थान निर्माण के दौरान बीकानेर रियासत में किस विभाग की स्थापना की गई? तो शिक्षा विभाग की। वृहत राजस्थान निर्माण के दौरान उदयपुर रियासत में किस विभाग की स्थापना की? तो खनिज, कस्टम व एक्साइज विभाग की। ये जैसे जो क्रम है, मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान, इनके जो उद्घाटन करता है, जैसे आप सीधा याद रख सकते हैं गाडगिल, नेहरू, पटेल, ये चारों इसका क्रम है।
फिर अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो सीधे आपको याद हो जाएंगे। फिर देखिए, बृहत राजस्थान निर्माण के दौरान कोटा रियासत में किस विभाग की स्थापना हुई? वन और सहकारी विभाग की। ये जितने भी दिवस है उनको लेकर तो सीधे सवाल आता है आपको, ये तो गलत होने ही नहीं चाहिए। राजस्थान दिवस तो ये 30 मार्च को। बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो मैंने आपको बताया कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। चौथे नंबर पर है हीरालाल शास्त्री। एकीकरण के अंतिम चरण में शामिल हुए अजमेर किस श्रेणी का राज्य था? तो ये सी श्रेणी का। मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो ये डॉक्टर शंकर राव देव समिति है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है और ये अभी सेकंड ग्रेड में लगभग पूछा गया है। लगभग संस्कृत विभाग के सेकंड ग्रेड में ये पूछा गया है, या कभी न कभी पूछा गया था, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए किस समिति का गठन किया? तो शंकर राव देव समिति का गठन किया गया, याद रखिएगा। और आपके लिए सवाल रहेगा कि मत्स्य संघ का बृहत राजस्थान में विलय किस चरण में किया गया? याद रखिएगा, अच्छे से सुनिए सवाल को, हड़बड़ाहट में गलत ना उत्तर दे दीजिएगा। मत्स्य संघ का बृहत राजस्थान में विलय किस चरण में किया गया? याद रखिएगा, ये आपके लिए सवाल रहेगा आज का। फिर आगे देखिए, गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान हाथल सिरोही पूछा जाता है। गोकुल भाई का संबंध तो हाथल सिरोही से है। सिरोही का आबू वाला क्षेत्र राजस्थान में पुनः कब मिलाया गया? तो 1 नवंबर 1956 को। यानी सिरोही का 2 बार विलय हुआ है एकीकरण में, सीधा पूछा जाता है किस का 2 बार विलय हुआ? तो सिरोही का हुआ। अजमेर मेरवाड़ा के राजस्थान में विलय के समय वहां पर किसकी सरकार थी? तो हरिभाऊ उपाध्याय की। बृहत राजस्थान की राजधानी के निर्धारण हेतु समिति किसकी अध्यक्षता में बनी? तो पंडित सत्यनारायण राव की। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो बृहत राजस्थान की राजधानी के निर्धारण हेतु किसकी समिति बनी, उसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में बनी समिति? तो पंडित सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में यह समिति बनी। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अन्यथा कोई समस्या नहीं है। देखिए वीडियो देखिए। राजस्थान के किन लोक देवताओं को पंच पीरों में शामिल किया गया है? कई बार पूछा जाता है और एग्जाम हॉल में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसमें देखिए, पहले तो ये देख लेते कौन कौन है। पाबू जी है, हड़बू जी है, रामदेव जी है, मेहाजी मांगलिया जी है और गोगा जी है। तो कई बार ऑप्शंस में तेजा जी या अन्य कोई लोक देवता का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन नहीं है, जहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसमें आप ये ट्रिक याद रख सकते हैं, अगर सीधा याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गो, पा, राम और ह। गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहाजी मांगले जी और हड़बू जी, सीधा याद आ जाएगा परीक्षा में। फिर आगे देखिए, गोगा जी के माता पिता का क्या नाम है? तो बाछल जी इनके माता हैं और जेवर जी इनके पिता हैं गोगा जी के। अपने किन मौसेरे भाइयों से गायों के रक्षार्थ हेतु गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए? तो जो अर्जुन और सुरजन है उनके साथ। गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा किस नाम से जाना जाता है? तो शीर्षमेढ़ी के नाम से जाना जाता है इनका जन्म स्थान, याद रखिए। और जो इनकी समाधि है वो धूरमेढ़ी कहलाती है। और सीधा पूछा जाए शीर्षमेढ़ी से संबंधित कौन है, तो गोगा जी हैं। इनका जन्म स्थान ददरेवा चूरू में है। तो ददरेवा चूरू से किन लोक देवताओं का संबंध है, सुमेलित करने को लेकर अक्सर पूछा जाता है, तो ये गोगा जी है। फिर आगे देखते हैं, गोगा जी का समाधि स्थल धूरमेढ़ी है। गोगामेढ़ी कहाँ पर स्थित है? तो हनुमानगढ़ में स्थित है गोगामेढ़ी। गोगा नवमी ये कब मनाई जाती हैं? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को ये मनाई जाती है। गोगा जी को किन उपनामों से संबोधित किया जाता है? तो देखिए, जाहिर पीर, नागराज, गोगा पीर, इन नामों से इनको जाना जाता है। गोगा जी का पूजा स्थल किस वृक्ष के नीचे होता है? तो खेली के वृक्ष के नीचे होता है। गोगा जी का प्रतीक किसे माना जाता है? तो भाला लिए अश्वराही अथवा सर्प को इनका प्रतीक माना जाता है। तेजा जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो ये खडनाल नागौर है इनका जन्म स्थान, याद रखिएगा। और इनका जन्म कब हुआ? तो मार्ग शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में। और तेजा जी के माता पिता कौन थे? तो ये राम कुंवरी इनकी माता और ताहार जी इनके पिता। ये सवाल कई बार पूछे जाते हैं, सीधे सवाल आते हैं। जैसे तेजा जी का ससुराल कहाँ पर है? तो पनेर में। कई बार पूछा गया सवाल है, कई बार, और वापस पूछा जाता है। तो तेजा जी का ससुराल कहाँ पे है? पनेर में है। तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल, ये भी कई बार पूछा गया है। तेजा जी ने किसकी गायों की रक्षा की? तो लाछा गुजरी की गायों की तेजा जी ने रक्षा की। सीधा सवाल आता है, लाछा गुजरी गायों की रक्षा के संबंध में कौन से लोग देते हैं? तो तेजा जी हैं।
किस स्थान पर सर्पदंश से तेजाजी की मृत्यु हुई? तो सुरसुरा में। कई बार तो जो संबंधित पूछा जाता है सुमेलित करने को लेकर, तो कई बार सुरसुरा का भी नाम आता है कि सुरसुरा से संबंधित लोक देवता हैं तो वो तेजाजी हैं, याद रखिएगा। तेजा दशमी कब मनाई जाती हैं? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती हैं। तेजाजी को किस रूप में दर्शाया जाता है? तो भाला लिए घुड़सवार जिनकी जिह्वा पर सर्प डस रहा है। तेजाजी की तांती सर्पदंश के रोगी के लिए पैर में बांधी जाती है, तो कौन से पैर में? तो दाएं पैर में। पाबूजी का जन्म स्थान कौन सा है? तो कोलू गांव। ये लोक देवताओं लेकर खास पूछा जाता है, सब के जन्म स्थान जो हैं वो एक तरफ और लोक देवताओं के नाम एक तरफ, और उनको सुमेलित करने को लेकर। तो पाबूजी का जन्म स्थान है कोलू गांव। इतिहासकार मोहम्मद नैंसी, महाकवि मोर्जी आसिया आदि ने पाबूजी का जन्म स्थान किसे बताया? तो खारी खाबड़ का जूना गांव बाड़मेर को बताया। पाबूजी का विवाह किसके साथ हुआ? तो सोडी के साथ हुआ। किसकी गायों की रक्षा था? तो पाबूजी ने प्राण गंवाए। तो देवल छानने की जो गाय थे, पाबूजी ने इनकी रक्षार्थ में अपनी जान गंवाई, और तेजाजी ने लाछा गुजरी की रक्षार्थ में, याद रखिएगा। देवल छानने की गायों को किसने छुड़ाया? तो जायल नरेश जिंदराव खिची ने इनको छुड़ाया था। पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? तो केसर कालमी पाबूजी की घोड़ी का नाम था। पाबूजी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर है? तो कोलू फलोदी में। जोधपुर में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? तो पाबूजी को जाता है। ऊंट के बीमार होने पर रात्रि में किसकी फड़ बाँची जाती है? तो पाबूजी की फड़ बाँची जाती है। पाबूजी को किन का अवतार माना जाता है? तो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये सब सवाल पूछे गए हैं। सब के सब सवाल वापस कभी ना कभी वापस किसी न किसी भर्ती परीक्षा में जैसा कि रिपीट होते हैं, तो आपको ये अच्छे से याद करने हैं। देवनारायण जी के पिता किसके विरुद्ध संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए? तो विनायक के शासक के विरुद्ध। देवनारायण बगड़ावत किसके पुत्र थे? तो भोजा और शेरू गुज्जर के पुत्र थे। देवनारायण जी ने किसके साथ विवाह किया? तो पीपल देव के साथ विवाह किया। ये क्लास 10th की बुक है RBSC की, राजस्थान का इतिहास व कला संस्कृति। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर है? तो आसिंद भीलवाड़ा में है, याद रखिएगा। देवनारायण जी का मेला कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है? तो देवनारायण जी की। कई बार पूछा गया सवाल है, रिपीटेड सवाल है, वापस आ सकता है। मल्लीनाथ जी के माता पिता कौन थे? तो जीणादेव राव सलखा। मल्लीनाथ जी का विवाह किसके साथ हुआ? तो रानी रूपादेवी के साथ हुआ मल्लीनाथ जी का विवाह। मल्लीनाथ जी किन के शिष्य बने? तो उगम जी पार्टी के। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तो ये तिलवाड़ा बाड़मेर में है, याद रखिएगा। देखिए एक सवाल है, मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो तो तिलवाड़ा बाड़मेर में है। एक सेम नाम है एक तल्लीनाथ जी, आपको पता हो तो, वो पांचोटा जालोर है, याद रखिएगा। मल्लीनाथ जी है तिलवाड़ा बाड़मेर, और जो तल्लीनाथ जी है वो है पांचोटा जालोर। आगे देखिए, मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन कब होता है? तो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक होता है। रामदेव जी किस वंश के राजपूत थे? तो तंवर वंश के राजपूत थे रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म कहाँ पर होता? उंडुगासमेर शिव तहसील बाड़मेर में। ये सुमेलित करने को लेकर अक्सर जन्म को लेकर पूछा जाता है, तो आप इनके जो जन्म है लोक देवताओं के वो खास याद रखें। रामदेव जी के माता पिता का नाम तो मैणादेव और अजमाल जी। रामदेव जी ने पोखरण क्षेत्र किससे प्राप्त किया? तो मल्लीनाथ जी से प्राप्त किया। रामदेव जी का विवाह किसके साथ हुआ? तो अमरकोट की नेतल दे के साथ हुआ। रामदेव जी ने किसे पोखरण दहेज में दिया? तो अपनी भतीजी को दहेज में दिया था, याद रखिएगा। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए कौन सा मेला चर्चित है? तो रामदेव जी का मेला। रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को 1458 में। हिंदू रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं? तो श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। रामदेव जी के प्रतीक क्या है? तो पगलिए। रामदेव जी के पूजा स्थल का क्या कहलाता है? तो थान कहलाता है। रामदेव जी द्वारा किस पंथ की स्थापना की गई? तो कामड़िया पंथ की स्थापना की गई, याद रखिएगा। रामदेवरा मेले में रामदेव जी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो 13 ताली
नृत्य किया जाता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है। ये देखिए, किस पंथ की स्थापना की रामदेव जी ने? तो कामड़िया पंथ की। और रामदेव जी के जो भक्त हैं उनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है। मेहाजी मांगलिया जी किस जाति के राजपूत थे? तो पवार थे। रामदेव जी तंवर थे। किससे युद्ध करते समय मेहाजी वीर गति को प्राप्त हुए? तो जैसलमेर के राव रणकदेव भाटी से। शकुन शास्त्र का ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है? तो मेहाजी को। मेहाजी का मंदिर, मुख्य मंदिर कहाँ पर है? तो बापणी गांव में है। हरबू जी ने किससे दीक्षा ली? तो गुरु बालीनाथ से इन्होंने दीक्षा ली थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, जोधा ने मंडोर मुक्ति के बाद इन्हें कौन सा गांव प्रदान किया? तो बेंगटी गांव। सीधा संबंध आता है, बेंगटी गांव से संबंध है तो वो हरबू जी हैं। जोधा ने, ये राव जोधा हैं, मंडोर मुक्ति के बाद इन्हें बेंगटी गांव दान में दिया था, याद रखिएगा। किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है? तो हरबू जी की। हरबू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। हरबू जी किसके पुत्र थे? तो नागौर के महाराजा सांखला के। 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? तो कल्ला जी को कहा जाता है। अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए कल्ला जी का धड़ कहाँ तक जा पहुंचा? तो रुंडेला तक जा पहुंचा। जोधपुर में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश किसने किया? तो संत धन्ना ने किया। धन्ना जी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो टोंक जिले में धुवन गांव में हुआ। धन्ना जी के गुरु का नाम? तो संत रामानंद जी। संत पीपा, संत पीपा कहाँ के शासक थे? तो गागरोन के शासक थे, याद रखिएगा। संत पीपा के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे इनके गुरु। पीपा जी का भव्य मंदिर कहाँ पर है? तो समुद्री गांव बाड़मेर में है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये। पीपा जी का भव्य मंदिर कहाँ पर है? समुद्री गांव बाड़मेर में। पीपा जी का अनुयायी किस समाज से हैं? तो दर्जी। दर्जी समुदाय का मेला कब लगता है? तो चैत्र पूर्णिमा को। जाम्बो जी का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो पीपासर में है जाम्बो जी का जन्म स्थान। जाम्बो जी के माता पिता हंसा देवी और लाहौर जी। जाम्बो जी किस वंश के थे? तो राजपूत पवार। जाम्बो जी ने किस स्थान पर हरि चर्चा व सत्संग में समय व्यतीत किया? तो संबराथल। ये सवाल सीधा आता है, संबराथल से संबंधित लोक देवता तो जाम्बो जी है। जैसा कि नाम से आपको पता लग जाएगा, देखिए जो साउंड आ रहा है बीच में, जाम्ब संब, आप परीक्षा में आपको सीधा क्लिक हो जाएगा, जाम्बो जी संबराथल। जाम्बो जी ने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब की? तो 1485 में संबराथल में की। किस लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है? तो जाम्बो जी को कहा जाता है पर्यावरण वैज्ञानिक। जाम्बो जी ने किस स्थान पर शरीर त्यागा? तो लालसर में त्यागा। जाम्बो जी को किस स्थान पर समाधिस्थ किया गया? तो तालवा गांव मुकाम में। जसनाथ जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो कतरियासर। जसनाथ जी के उपदेश किन ग्रंथों में संकलित हैं? तो ये शंभुधड़ा और कोंडा में। अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। देखिए, जसनाथ जी के जो उपदेश है वो किन ग्रंथों में संकलित है? तो शंभुधड़ा और कोंडा में संकलित हैं। कतरियासर में मेले का आयोजन कब होता है? तो चैत्र माघ अश्विन शुक्ल सप्तमी को होता है। लालदास जी, कई बार पूछा गया सवाल, लालदास जी का जन्म कहाँ पे है? तो धूलीधूप अलवर में है। लालदास जी ने किससे दीक्षा ली? तो फकीर गदन चिश्ती से दरगाह ली। लालदास जी ने अपनी कुटिया कहाँ पर बनाई? तो सिंह शिला पहाड़ बांदोली गांव में बनाई। लालदास जी को किस जाति के मुस्लिम पीर मानते हैं? तो मेव जाति के लोग। लालदास जी का निधन कहाँ पर हुआ? तो नगला गांव में हुआ, याद रखिएगा। लालदास जी का जो समाधि है वो कहाँ पे है? तो शेरपुर में है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक, कई बार पूछा गया सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास है। इनका मूल नाम क्या है? तो हरि सिंह सांखला, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक। निरंजनी संप्रदाय में परमात्मा को क्या कहा जाता है? तो अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल ने किससे दीक्षा ग्रहण की? तो बुद्धन से की, वरदानंद से। किस मुगल सम्राट ने दादू दयाल ने फतेहपुर सीकरी में भेंट की? तो अकबर ने। इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में कई बार पूछा गया सवाल है। तो
मुगल सम्राट अकबर ने दादू दयाल से भेंट की थी, कहाँ पर की, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो फतेहपुर सीकरी में भेंट की थी। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। दादू दयाल ने किस स्थान पर देह त्यागी, तो नारायणम में। ये जो स्थान है इनको लेकर सुमेलित करने को लेकर अक्सर पूछा जाता है, तो ये अलग स्थान सबके हैं, वो अलग कॉपी में लिख के याद कर ले एक साथ, ताकि ये सुमेलित करने में आपको दिक्कत न आए। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है, तो मीरा को कहा जाता है। मीरा का जन्म तो कुर्की पाली में, पाली में इनका जन्म है, याद रखिएगा। मीरा का विवाह किससे हुआ, तो भोजराज से हुआ। मीरा ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ पर व्यतीत किया, तो द्वारिका के डाकोर में स्थित रणछोड़ मंदिर में। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है, रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल, परीक्षा में पूछा गया सवाल है, बार बार आता है, रानाबाई राजस्थान की दूसरी मीरा। और ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है। देखिए, रानाबाई जो है राजस्थान की दूसरी मीरा, इनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो हरनवा में हुआ 1504। ये तो पूछा नहीं गया, लेकिन हरनवा जरूर पूछा जाता है। रानाबाई राजस्थान की दूसरी मीरा और इनका जन्म हरनवा में हुआ। रानाबाई के गुरु संत चतुरदास। ये सब सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, आप अच्छे से याद रखें। रानाबाई के माता पिता कौन थे, तो गंगाबाई और राम गोपाल। संत माऊजी का जन्म स्थान कहाँ पे है, तो साबला गाँव डूंगरपुर, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। जो सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं मैं उनको खास बता रहा हूँ, उसको तो वो तो आपको खास याद होने ही चाहिए। माऊजी ने किस धाम की स्थापना की, तो वैण वृंदावन की स्थापना की, बेनेश्वर में। माऊजी के द्वारा तैयार किए ग्रंथ क्या कहलाए, तो चौपड़ा। माऊजी के चौपड़े किस दिन बाहर निकाले जाते, तो दीपावली के दिन। माऊजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का अवतार, कौन सा अवतार मानते हैं, तो कल की अवतार मानते हैं। माऊजी का मुख्य मंदिर कहाँ है, तो साबला में है। संत रामचरण का मूल नाम क्या था, तो रामकिशन। संत रामचरण ने किन से दीक्षा प्राप्त की, तो महाराज कृपा राम जी से। संत रामचरण जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की, तो राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया, सवाल बार बार पूछा जाता है कि राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो संत रामचरण जी। फिर ये सवाल उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, राम स्नेही संप्रदाय का मुख्य महोत्सव कहाँ पे है, तो फूलडोल में, फूलडोल मेला है ये मुख्य महोत्सव, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट सवाल। आगे जो पाठ है, राजस्थान के उत्सव त्योहार व मेले। गणगौर की सवारी में ईसर जी किसका प्रतीक है, तो ये शिव का प्रतीक है, याद रखिएगा। पूछा जाता सवाल, कई बार पूछा। गणगौर की सवारी में ईसर जी किसका प्रतीक है, तो शिव का। किस विदेशी इतिहासकार ने गणगौर की सवारी का रोचक वर्णन किया, तो कर्नल जेम्स टॉड ने किया। इनको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। राजस्थान में तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। राजस्थान में तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। बूंदी का कजली त्यौहार कब मनाया जाता है, तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है बूंदी का कजली त्यौहार, तीज त्यौहार। ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद रखिएगा इनको। होली का त्यौहार कब मनाया जाता है, फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये राजस्थान में कोड़ा मार होली हर बार पूछा जाता है, सुमेलित करने को लेकर बार बार सवाल ये सामने आ जाता है। तो जो कोड़ा मार होली है वो भिनाई की है। जो लठ मार होली है वो है महावीर जी की। शेखावटी में होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो गिद्दर नृत्य किया जाता है शेखावटी में। पत्थरों की होली कहाँ पर की जाती है, तो ये पत्थर मार होली है बाड़मेर की। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, सब बार बार पूछे जाते हैं। बाड़मेर में होली के अवसर पर किसकी बारात निकाली जाती है, तो इलो जी की बारात निकाली जाती है। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है, तो वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। बीकानेर का स्थापना दिवस, तो अक्षय तृतीया। जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव, तो पर्युषण भाद्रपद में। पर्युषण है ये का अंतिम दिवस क्या कहलाता है, तो संवत्सरी कहलाता है। मुसलमानों के किस त्योहार को बकरा ईद कहा जाता है, तो ईद उल जुहा को बकरा ईद कहा जाता है। रमजान की समाप्ति का दिन क्या कहलाता है, तो ईद उल फितर कहलाता है। मुहर्रम के अवसर पर किन की याद में ताजिए निकाले जाते हैं, तो हुसैन
इमाम की याद में निकाले जाते हैं। अन्नकूट का मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ये नाथद्वारा में आयोजित किया जाता है। अन्नकूट मेला नाथद्वारा में, यह इंपॉर्टेंट सवाल। बेणेश्वर का मेला, इजी सवाल पूछा जाता है बार बार, डूंगरपुर में। शहरी आज़ादी का कौन सा मेला 12 में आयोजित होता है? तो सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर होता है? तो ये 12 में होता है। और किससे संबंधित हैं? तो ये शहरी आज़ादी से संबंधित है। पूछा जाने वाला सवाल, बार बार पूछा जाने वाला सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल। शहरी आज़ादी का मेला, ये सीताबाड़ी का मेला है शहरी आज़ादी का। किस जाति से संबंधित है ये भी पूछा जाता है, तो ये भी याद रखें। और कहाँ पर? तो ये 12 में। पुष्कर में मेले का आयोजन कब होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को। पुष्कर मेले की कौन सी परंपरा इसे विशेष बनाती है? तो दीपदान। जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में, जीण माता के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो हट के द्वारा करवाया गया। खाटू श्याम जी का मेला कब लगता है? तो फाल्गुन शुक्ल दशमी से द्वादशी में लगता है। और ये कहाँ पर है खाटू श्याम जी का मेला, कहाँ पर लगता है? तो सीकर में, मंदिर भी उधर ही है। भरथरी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो अलवर में। इंपॉर्टेंट सवाल, पूछा जाने वाला सवाल, बार बार पूछा जाता है। भरथरी का मेला अलवर। भरथरी का मूल नाम तो गोपीचंद है इनका नाम। कल्याण जी का मेला किस राजा की स्मृति में आयोजित होता है? तो चंद्रगिरी के राजा डिग्गीपुरी का मेला, इंपॉर्टेंट सवाल, ये टोंक के मालपुरा तहसील में होता है। श्री महावीर जी के मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो चंदनगांव सवाई माधोपुर में होता है। श्री महावीर जी सवाई माधोपुर। एक सेकंड, शायद से ये सवाल गलत लग रहा है मुझे। श्री महावीर जी का मेला ये करौली है, करौली में लगता है श्री महावीर जी का मेला, याद रखिएगा। बीकानेर के शासकों की कुल देवी कौन सी है? तो करनी माता है। चूहों का मंदिर कहाँ पर है? तो देशनोक। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर, और शीतला मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो सील की डूंगरी गांव है, छाक्षू, जयपुर में ये लगता है शीतला माता का मंदिर। किस देवी के मेले को बैलगाड़ी का मेला कहा जाता है? तो शीतला माता का मेला है, इसको बैलगाड़ी का मेला भी कहा जाता है। शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो माधो सिंह ने करवाया। शीतला माता को उत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो महामाई के नाम से जाना जाता है। शीतला माता को पश्चिमी भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो माई अनामा से जाना जाता है। शीतला माता को राजस्थान में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सैंडल माता, सैंडल माता ही है जो शीतला माता है। कैला देवी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये कैला देवी का मेला भी करौली में आयोजित होता है, याद रखिएगा। कैला देवी का मंदिर के सामने स्थित हनुमान मंदिर किस नाम से जाना जाता है? तो लंगुरिया। कैला देवी को किसका अवतार माना जाता है? तो कृष्ण की बहन योग माया का अवतार माना जाता है। कपिल मुनि का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो कोलायत बीकानेर में आयोजित होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाने वाला सवाल है, बार बार पूछा जाता है। ये है कैला देवी का मंदिर है, ये सब पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। कैला देवी को किनका अवतार माना जाता है? कृष्ण की बहन योग माया का। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मूल रूप से कहाँ के थे? तो ये ईरान के थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का किस नाम से जाना जाता है? तो गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर आयोजित होता है? तो अजमेर में होता है। मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में बड़ी देग किसने दान की? तो अकबर ने दान की। और यहीं पर छोटी देग है, वो किसने दान की थी? तो जहांगीर ने दान की थी। सैयद फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? तो गलियाकोट डूंगरपुर में है सैयद फखरुद्दीन की दरगाह, याद रखिएगा। ये जो दरगाह को लेकर है इंपॉर्टेंट सवाल बार बार पूछे जाते हैं। जैसे भूरे शाह की दरगाह, एक ये पूछी जाती है बार बार। मलिक शाह की दरगाह, मीठे शाह की दरगाह, ये सब पूछी जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे जो मीठे शाह की दरगाह है वो तो है गागरोन में, मलिक शाह की दरगाह है वो है जालोर में, सैयद फखरुद्दीन की दरगाह है वो गलियाकोट डूंगरपुर में है। ये सभी सवाल बार बार पूछे जाते हैं, इनको सम्मिलित करने को लेकर अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा। मलिक शाह हैं जालोर, मीठे शाह हैं गागरोन, फखरुद्दीन तो गलियाकोट डूंगरपुर। गलियाकोट उर्स किस समुदाय के लिए धार्मिक आस्था का स्थल है? तो बोहरा संप्रदाय के लिए। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर। बेणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो नवातपुरा आसपुर तहसील डूंगरपुर।
खलकाणी माता गंधर्व मेले का आयोजन तो भावगढ़ बंदिया जयपुर में। राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। देखिए, वस्त्र और आभूषण को लेकर परीक्षा में सवाल पूछा ही पूछा जाता है। तो देखिए, राजस्थान की वेशभूषा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, तो ये रंग बिरंगापन है इसका। इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको सीधा बता दूंगा, उसको आपको खास याद रखना है। सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में धोती के साथ कौन सा वस्त्र धारण करते हैं, तो पछेवड़े। याद रखिएगा, पूछा जाता सवाल है, ये पूछा गया सवाल है। प्राचीन काल में विवाह उत्सव पर किस प्रकार की पगड़ी धारण की जाती है, तो मोठड़े की पगड़ी। तो इसका सवाल कैसे आता है कि मोठड़ी की जो पगड़ी है उसका संबंध किस उत्सव से है या कब पहनी जाती है, तो सीधा विवाह उत्सव पर। याद रखिएगा। प्राचीन काल में दशहरे के अवसर पर किस प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है, तो मदिल। होली के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी तो फूल पत्ती की छपाई वाली। जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं खास बता दूंगा। प्राचीन समय में सोनार किस प्रकार की पगड़ी पहनते थे, तो आटे वाली पगड़ी। पगड़ी की चमकीली बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोसपेश, पछेवड़ी, लटकन, फतेहपेश। इनका संबंध ये पूछा जाता है कि इनका संबंध किससे है, तो पगड़ी है और अन्य कोई वस्त्र है उनसे आपको संबंधित बताना है। तो जैसे बालाबंदी आ जाए, तुर्रे आ जाए, तो ये पगड़ी से संबंधित है। श्रावण माह में कौन सी पगड़ी धारण की जाती है, तो लहरिया जो पगड़ी है वो श्रावण माह में पहनी जाती है। तनसुख, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जोई, डोढ़ी, काना, कानो, डगला आदि किस प्रकार की किसके प्रकार हैं, तो ये अंगरखी के प्रकार है। याद रखिएगा। कोई भी आ सकता है नाम, आपको ये याद रखने हैं और खास तनसुख, तनसुख, गाबा और गदर ये खास आपको याद रखने हैं, जिनका संबंध अंगरखी से है। राज्यों में रंगाई का कार्य किन के द्वारा किया जाता है, तो रंगरेज अथवा नीलगिरी के द्वारा। मातृ पक्ष की ओर से स्त्री को पुत्र जन्म पर किस रंग का पोंछा दिया जाता है, तो पीला। देखिए, पुत्र के जन्म पर तो दिया जाता है पीला, और मातृ पक्ष की ओर से स्त्री को पुत्री के जन्म पर कौन सा रंग का, तो गुलाबी। पुत्र के जन्म पर पीला और पुत्री के जन्म पर गुलाबी, ये मातृ पक्ष की ओर से दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। श्रावण माह में तीज के अवसर पर किस प्रकार की ओढ़नी ओढ़ी जाती है, तो लहरपात। मांगलिक अवसर पर कितने रंग के लहरिया पहने जाते हैं, तो 5 रंग कहा जाता है इसको। कपड़े पर चमकदार गुलाबी रेखाएं जब दोनों तरफ से एक दूसरे को काटती हुई खींची जाए तो उसे मोठड़ा कहा जाता है। याद रखिएगा, ये सवाल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसे क्या कहा जाता है। ऐसे सीधा पूछा जाता है कि कपड़े पर चमकदार गुलाबी रेखाएं जब दोनों तरफ से एक दूसरे को काटते हुए खींची जाए तो उसे मोठड़ा कहा जाता है। समुद्र लहर का लहरिया कहाँ के रंगरेज बनाते हैं, तो जयपुर के। दहेज कहाँ का प्रसिद्ध है, तो दहेज जोधपुर का प्रसिद्ध है। अजरक पद्धति या अजरक प्रिंट कुछ भी आ सकता है, ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, पूछा जाने वाला सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल। दोनों तरफ छपाई किस प्रिंट की पहचान है, तो ये अजरक में दोनों तरफ की छपाई होती है। शाह बगैर छपाई के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो बगरू जयपुर। राज्य में छपाई के क्षेत्र में किसे भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है, तो सांगानेरी हैंड ब्लॉक है, हैंड ब्लॉक प्रिंट। बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट और कोटा डोरिया इनको भौगोलिक सांकेतिक प्राप्त हो चुका है। कपड़े को किसी विशेष आकृति में काटकर उसे अन्य टुकड़ों के साथ टांका लगाकर सजावट के लिए प्रयोग करना क्या कहलाता है, तो छटापटी। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, गोटा। चौड़ा गोटा किस नाम से जाना जाता है, तो लप्पा। और कम चौड़ा गोटा लप्पी। ये तो आप याद रख सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं। अलग अलग रंग के कपड़ों को काटकर अन्य कपड़ों पर सिलाई करना क्या कहलाता है, तो पैच वर्क। जो मोटड़ा है उसको आपको खास याद रखना है, वो सवाल पूछा जाता है बार बार। पैच वर्क के लिए राज्य कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो पैच वर्क के लिए शेखावटी। याद रखिएगा इसको। स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला मुख्य आभूषण, तो देखिए बोरला, शीशफूल, रखड़ी, टिकड़ा। इनको लेकर खास रिपीटेड सवाल ही बार बार पूछे जाते हैं। याद रखिएगा,
बोर, बोरला, शीशफूल, रखड़ी, टीका ये सिर पर बांधे जाने वाला आभूषण है। सीधा पूछा जाएगा इनका संबंध किस अंग से है, तो ये सिर पर बांधे जाने वाले हैं और स्त्रियों से संबंधित है। स्त्रियों द्वारा कंठ में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण, ये कंठ में है थमड़ियों, थेड़ियों, आड़, मुठिया, झालरा, ठुसी, ये सब पूछे गए। देखिए थमड़ियों, ठेडियों, आड़, मुठिया, झालरा, ठुसी ये कंठ में पहने जाने वाले आभूषण हैं। स्त्रियों द्वारा गले व वक्ष पर धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण, तो देखिए तुलसी, बजट्टी, ये सब पूछे गए सवाल है। और पहले रीड में भी पूछे गए हैं, बजट्टी है, थमड़ियों है, थेडियो है, हालरो है, हासली है, तिमड़ियों है। देखियो अच्छे से देखिए, ये कंठ में धारण किए जाते हैं, थमड़ियों, ठेडियों, आड़, मुठिया, झालर, ठुसी। और जो गले में धारण किए जाते हैं, तो देखिए तुलसी, बजट्टी, हालरो, हांसली, तिमड़ियाँ, पोत, चंद्रहार, कंठमाला। देखिए ये पूछा जा सकता है, ये नाम से आपको लगेगा कंठ में धारण किया जाता है, लेकिन ये इस तरह के गले में धारण किया जाता है। हमेल, हाकर, मांदलिया, छिपकली, हंसार, सरी, कंठी, ये सब गले में धारण करने वाले आभूषण हैं। इनको आप खास याद रखें। ये खास सुमेलित करने को लेकर पूछा जाता है और ये रिपीटेड होते रहते हैं, तो आप ये याद कर लोगे तो इन्हीं में से पक्के आ जाएंगे लगभग। 99 तो पूरा रिपीटेड ही होता है, बहुत कम बार अभी तक ऐसा है कि नया कुछ पूछा गया है। इसके द्वारा कानों में पहने जाने वाले आभूषण कौन से हैं, तो देखिए कर्णफूल, नाम से पता लग जाएगा। पीपल पन्ना याद रखिए, फूल झुमका, अगोटा, झेला, लटकन, लटकन पूछा गया सवाल है, टोटी पूछा गया सवाल है, ये सब कानों में पहने जाते हैं, टोटी, लटकन। इसके द्वारा हाथ में धारण किए जाने वाले, कहाँ पे हाथ में धारण किए जाने, तो कड़ा, कंकट, कंकण, मोकड़ी, कांता, नोगरी, छांट, गजरा, गोखरू, गोखरू पूछा गया सवाल, गजरा पूछा गया सवाल, चूड़ी पूछा गया सवाल, कड़ा, ये तो नाम से पता लग जाएगा। लाख की चूड़िया क्या कहलाती है, तो मोकड़ी कहलाती है लाख की चूड़िया। और कांच की चूड़िया क्या कहलाती है, तो करतैया। स्त्रियों द्वारा हाथ की अंगुलियों में धारण किए जाने वाला आभूषण, तो हथपान, बीटी, दामना, दामना पूछा गया सवाल। देखिए ये याद रखिएगा, दामना ये हाथ की अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण है। स्त्रियों द्वारा पैर में कौन सा आभूषण पहने, तो देखिए पायल, कड़ा, लंगर, पायजेब, ये पायजेब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल। घुंघरू तो नाम से पता लग जाएगा, नूपुर, झांझर, नेवरी, नेवरी और पायजेब इंपॉर्टेंट सवाल, ये पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। और स्त्रियों द्वारा नाक में पहने जाने वाले आभूषण कौन से हैं, तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये खास पूछा जाता है, मैं आपको बताऊंगा और वापस पूछा जा सकता है। तो नाक में पहने जाने वाले आभूषण है नथ, बेसर, बेसर याद रखिए, बारी, भोगली, कांटा, छुनी, छोप, छोप को भी आप याद रखिए। जो छूप है वो दांत का आभूषण है और ये छोप ये नाक का आभूषण है। और भंवर कड़ी, इस तरह कमर में पहने जाने वाले, तो कंदोरा और करदनी। इस तरह दांत के आभूषण देखिए रखन और छुप, ये छुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये दांत में बार बार पूछा जा रहा है अभी। पुरुषों द्वारा कान में धारण किए जाने वाले, तो मुर्गिया, लौंग, झाले और शैलकड़ी। पुरुषों द्वारा हाथों में धारण, ये पुरुषों द्वारा आभूषण है, बाजूबंद, कड़ा, नरमुख। पुरुषों के अंगुली में, तो बीटी, बिटिया, मुंदड़िया। बच्चों के हाथों पाँवों में, तो कडुलिया। बच्चों के कानों में कौन सा आभूषण पहना जाता है, तो मोती, कुड़क, लुंग, लुंग पूछा जा सकता है, लुंग तो ये कानों में। ठोस सोने की मूरख क्या कहलाती है, तो मूरख। राजस्थान में कौन सा शहर आभूषण और रत्न जड़ाई के लिए प्रसिद्ध है, तो जयपुर, ये पूछा गया सवाल, इंपोर्टेंट सवाल। आभूषण और रत्न जड़ाई के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। राज्य का कौन सा शहर चांदी के आभूषण और तारकसी के लिए प्रसिद्ध है, तो नाथद्वारा, ये भी सवाल पूछा गया सवाल, इंपोर्टेंट सवाल। चांदी के आभूषण और तारकसी के लिए इंपोर्टेंट नाथद्वारा। थेवा कला बहुत बार पूछा गया सवाल, वापस पूछा जा सकता है, प्रतापगढ़ में है। थेवा कला जो प्रतापगढ़ में प्रसिद्ध है, ये क्या है, तो देखिए कांच पर सोने की बारीक चढ़ाई करना क्या कहलाता है, तो ये थेवा कला कहलाता है। कहाँ के प्रसिद्ध है, तो प्रतापगढ़ की। वीडियो स्थापत्य व शिल्प के विविध आयाम। पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना किससे की गई, तो इंद्रपुरी से की गई। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग माने गए हैं, तो 7 अंग माने गए हैं। राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य का सबसे प्राचीनतम इतिहास कहाँ से प्राप्त होता है, तो कालीबंगा से प्राप्त होता है। अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया अचलगढ़ का पुनर्निर्माण। राजस्थान के कितने दुर्गों को यूनेस्को द्वारा जून 2013 तक विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, तो ये 6 हैं। देखिए 6 कौन कौन से दुर्ग हैं, उनके लिए एक सीधी ट्रिक है, आप ट्रिक से याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा,
ऐसे याद होता है तो और भी अच्छा है। तो आप देखिए ट्रिक ये है, चीकू, गाजर और आम। तो चित्तौड़गढ़, कोमलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर, 6 हो गए। चीकू 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 जो दुर्ग है उनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, 6 दुर्ग। राजस्थान में स्थित स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं? तो 9। चारों तरफ विशाल जल राशि से घिरे दुर्ग को क्या कहते हैं? जल दुर्ग या औदिक दुर्ग कहा जाता है। औदिक दुर्ग है तो आपको थोड़ा याद रखना है, बाकी जल से तो आपको पता लग जाएगा। औदिक भी जल ही होता है। किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? तो गिरि दुर्ग में। मरुभूमि में बना दुर्ग तो धानवन। सघन बीहड़ वंश में बने दुर्ग क्या कहलाते हैं? तो वन दुर्ग कहलाते हैं। वे दुर्ग जिनका मार्ग कांटों, खाई, पत्थरों से दुर्गम बना हो तो वो एरन दुर्ग कहलाते हैं। वे दुर्ग जिनके चारों ओर खाई हो तो क्या कहलाता है? पारिक दुर्ग कहलाता है। परकोटे से घिरे दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? तो परकोटे से घिरे दुर्ग पारिक दुर्ग कहलाते हैं। वे दुर्ग जिनके चारों ओर सेना के व्यूहरचना हो किस श्रेणी में आते हैं? तो सैन्य दुर्ग। जिस दुर्ग में सूरवीर व बांधव साथ में रहते हो तो वो सहाय दुर्ग। राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है? तो ये चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसको राजस्थान का गौरव कहा जाता है, इस किले को चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। इतिहासकार वीर विनोद ने चित्तौड़गढ़ का निर्माता किसे बताया? तो चित्रांग मौर्य को बताया। चित्तौड़गढ़ के किस किले का प्राचीन नाम चित्तौड़गढ़ के किले का प्राचीन नाम क्या है? तो चित्रकूट। देखिए ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वीर विनोद में उसमें चित्तौड़गढ़ का निर्माता किसे बताया? तो चित्रांग मौर्य। बहुत बार पूछा जाता है, सम्मिलित करने को लेकर अक्सर देखा जाता है ये। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को जीतकर इसका नाम क्या रखा? तो ये खिजराबाद रखा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? तो मैसा के पठार पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ किले में इतिहास में कितने साके हुए हैं? तो 3 साके हुए हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहला जो साका है वो रावल रतन सिंह के काल में हुआ 1303 में। दूसरा साका बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुआ 1534 में। और जो तीसरा साका है चित्तौड़ का वो उदय सिंह के समय हुआ 1567 में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कितने द्वार हैं? तो 7 इनके द्वार हैं। कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग का एक भाग है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का एक भाग है। किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है? तो ये कुंभलगढ़ को ही कहा जाता है आंख। कोमलगढ़ दुर्ग कितने किमी लंबी दीवार के परकोटे से घिरा हुआ है? तो 36 किलोमीटर की लंबी दीवार से ये घिरा हुआ है दुर्ग। कर्नल टॉन ने कुंभलगढ़ की तुलना किससे की? तो एस्ट्रकन वास्तु से की है। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन है? तो वो मंडन है। किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? तो कुंभलगढ़ के बारे में कहा गया है। रणथंभौर दुर्ग किसने बनाया? तो रणथान देव चौहान ने बनाया। रणथंभौर दुर्ग को किसने बख्तरबंद दुर्ग कहा? तो ये अबुल फजल ने कहा। देखिए बख्तरबंद किस दुर्ग को कहा? तो रणथंभौर दुर्ग को कहा। और नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है तो ये कुंभलगढ़ के बारे में कहा। ये दोनों ही अबुल फजल के कथन है। किस दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है? तो रणथंभौर दुर्ग में है। देखिए दुर्गा को लेकर अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो ये पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ पे है? रणथंभौर में है। मलिक शाह की दरगाह कहाँ पे है? तो वो जालोर में है। और मिठे शाह की दरगाह कहाँ पे है? तो गागरोन में है। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट सवाल है, दरगाहों को लेकर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर, जालोर में मलिक शाह और गागरोन में है मिठे शाह की दरगाह है। शिवाना दुर्ग किस पहाड़ पर स्थित है? तो छप्पन के पहाड़ पर। शिवाना दुर्ग की स्थापना किसने की? तो वीर नारायण परमार ने की। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे हराकर शिवाना दुर्ग अधिकार किया? तो सातलदेव। किसने मिट्टी का काल्पनिक बूंदी दुर्ग बनाकर उसे विजय कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की? तो राणा लाखा ने। मिट्टी के नकली दुर्ग
की रक्षा में किसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी? तो कुंभहाड़ा ने। गर्भ गुंजन तोप किस किले में है? तो ये तारागढ़ बूंदी में है, याद रखिएगा, गर्भ गुंजन तोप। कौन सा किला सुदर्शन गढ़ के नाम से जाना जाता है? तो नाहरगढ़। ये पूछा गया सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, बार बार पूछा जाता है। नाहरगढ़ दुर्ग के निर्माता तो सवाई जय सिंह। ये कहाँ पे है? तो जयपुर में है। किस दुर्ग में माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए 9 एक समान महल बनाए गए? पूछा गया सवाल, बार बार पूछा जाता है, नाहरगढ़। गढ़ बिठली दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? तो तारागढ़ अजमेर। देखिए, एक तारागढ़ अजमेर में है, एक तारागढ़ बूंदी में है, याद रखिएगा। सवाल हमेशा पूछा जाता है, एक ही ऑप्शन दिया जाता है। तो गढ़ बिठली दुर्ग की कहाँ पर है? तो तारागढ़ अजमेर में है। अजमेर में गढ़ बिठली का निर्माण किसने करवाया? तो अजय पाल ने करवाया। किस दुर्ग को विलियम बेंटिंग ने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? तो ये तारागढ़ को कहा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है, शायद लगभग रीट 2022 में भी पूछा गया था ये सवाल, लगभग पूछा गया था। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो राव जोधा ने कराया, 1459 में करवाया। मेहरानगढ़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मयूर ध्वज या गढ़ चिंतामणि। ये मयूर ध्वज बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग। किला शंभू बाण, गजनी खान, बिच्छू बाण आदि तोबे किस किले में है? तो ये मेहरानगढ़ में है। ये लगभग पूछा नहीं जाता, लेकिन सीधा पूछा जाता है, किला शंभू बाण, गजनी खान, बिच्छू बाण ये क्या है, किन से संबंधित है, ऐसा पूछा जाता है। और नीचे दिए जाते हैं, जैसे आभूषण है, संगीत है, तो ये तोपे हैं, तो ये तोपे हैं, याद रखिएगा। मेहरानगढ़ की तोपे हैं, इनका नाम है। चूरू किले का निर्माण किसने कराया? तो ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया, 1739 में। 1857 के विद्रोह में किसके नेतृत्व में चूरू के किले चांदी के गोले अंग्रेज व बीकानेर की सेना पर बरसाए गए? तो ठाकुर शिव सिंह। देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जब किले का निर्माण कराया तो ठाकुर कुशाल सिंह थे, लेकिन जब ये चांदी के गोले दागे गए तब वहाँ का नेतृत्व ठाकुर शिव सिंह के अंडर था, याद रखिएगा। और चूरू, ये सीधा सवाल पूछा जाता है कि चांदी के गोले दागने वाला किला, तो वो चूरू का किला है। अकबर का दौलत खाना या अकबर का मैगजीन दुर्ग, तो ये अजमेर में है। ब्रिटिश राजदूत थॉमस रॉ ने जहांगीर से सर्वप्रथम मुलाकात किस किले में की? तो मैगजीन दुर्ग अजमेर का, याद रखिएगा। पूछा जाता है मैगजीन दुर्ग, तो वो अजमेर का है। अजमेर में स्थित अकबर के दौलत खाना दुर्ग को अंग्रेजों ने कब जीता? तो 1801 में जीता, याद रखिएगा। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो जूनागढ़ बीकानेर में है। भैंसरोडगढ़ का किला कहाँ पर है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है, याद रखिएगा। ये राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ का किला इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है बार बार। ये कहाँ पे है? तो चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है भैंसरोडगढ़ के दुर्ग को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। गागरोन का दुर्ग का प्राचीन नाम तो डोहरगढ़ या दुलरगढ़। गागरोन का किला कहाँ पे है? तो झालावाड़ में है। ये मैंने अभी बताया था आपको, संत मीठे शाह की दरगाह, तो ये गागरोन में है, याद रखिएगा। सदरुद्दीन की दरगाह, मलिक शाह की दरगाह, ये सब पूछी जाती है, याद रखिएगा। संत पीपा की गुफा कहाँ पे है? तो ये गलत है, गागरोन में नहीं है ये संत पीपा की जो गुफा है वो टोलड्राई टोंक में है, याद रखिएगा। टोलड्राई टोंक में है, टोलड्राई टोंक में है ये गुफा। आगे सवाल है, गागरोन का दुर्ग कहाँ पे है? तो झालावाड़ में है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण किस किले में है? तो ये जयगढ़ आमेर में है। किस किले को रहस्यमय दुर्ग कहा गया है? तो ये जयगढ़ को कहा गया है। आगे देखिए, जालोर का किला किस नदी के किनारे? तो सुकड़ी नदी के किनारे है। शिलालेखों में जालोर के किले को क्या कहा गया? तो ये सुवर्णगिरी का दुर्ग कहा गया है। वही सुवर्णगिरी का दुर्ग तो जालोर है, और जो सोनारगढ़ का किला है वो जैसलमेर है, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन हो सकती है। सुवर्णगिरी है जालोर, ये देखिए ये लिखा हुआ है। सोनार का किला तो ये त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में है। सोनारगढ़ तो है जैसलमेर में, और सोनगिरी है जालोर में, याद रखिएगा। परमार शासक भोज द्वारा किस किले में संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया गया? तो सोनगिरी जालोर में करवाया गया, भोज द्वारा ये कराया गया संस्कृत पाठशाला का निर्माण। और किस दुर्ग के बारे में कहा गया कि यहाँ के पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और कांट का घोड़ा होने पर ही पहुंचा जा सकता है? तो ये सोनार का किला है जैसलमेर, क्योंकि ये रेगिस्तान में आया हुआ है।
इसको लेकर कहा गया, पहुँचना बहुत मुश्किल है। किस किले की तुलना पहाड़ी पर लंगर डाले हुए जहाज के समान है? तो सोनारगढ़ का दुर्ग है। राजस्थान का कौन सा किला अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहागढ़ भरतपुर का है। लोहागढ़ का किला किसने बनाया? तो सूरजमल ने बनाया। अष्ट धातु का द्वार किस किले की विशेषता है? तो लोहागढ़ की है। लोहागढ़ कहाँ पे है? भरतपुर में। और 1765 में अष्ट धातु का द्वार दिल्ली से कौन जीत कर लाया? तो ये जवाहर सिंह थे। और लोहागढ़ के किले के चारों ओर किस झील का पानी भरा है? तो मोती झील का। ये सभी सवाल सीधे पूछे जाते हैं, इनमें क्या मैं बताऊं, सब इंपॉर्टेंट ही है। किस अंग्रेज जनरल ने लोहागढ़ पर 5 बार चढ़ाई की परंतु सफल नहीं हुआ? तो लॉर्ड लेक हैं ये। इन्होंने लोहागढ़ पर 5 बार चढ़ाई की थी, इसलिए अजेयता का ये दुर्ग कहा जाता है। पर ये सफल नहीं हुए थे 5 बार चढ़ाई करने के बाद भी। मोती गंगा झील में पानी की व्यवस्था किस नहर से की जाती है? तो सुजानगढ़ गंगा से की जाती है। वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर किस किले में है? तो ये सब लोहागढ़ में है, भरतपुर में। मंदिर निर्माण की महामारू शैली का विकास राजस्थान में कब से माना जाता है? तो 8वीं सदी से माना जाता है। राजस्थान के क्षेत्रीय मंदिर निर्माण शैली किस नाम से जानी जाती हैं? तो गुर्जर प्रतिहार अथवा महामारू के नाम से ये जानी जाती हैं। चचिया माता का मंदिर बहुत बार पूछा गया, तो ओसिया जोधपुर में ये है। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो किराड़ू सोमेश्वर का मंदिर है, 1016 में ये बना है। राजस्थान में मंदिर शिल्प का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? तो 11वीं से 13वीं सदी को माना जाता है मंदिर शिल्प का स्वर्णकाल। ओसिया का चचिया माता का मंदिर किस शैली में है? तो ये सोलंकी या मारू गुर्जर शैली में है। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर, तो ये सेवाड़ी जैन मंदिर है, पाली में। एकलिंग जी का मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया? तो ये रायमल द्वारा प्रदान किया गया वर्तमान स्वरूप। किराड़ू का मंदिर का प्राचीन नाम, तो किराटकूप। किराड़ू का मंदिर कहाँ पे है? तो हाथमा गांव बाड़मेर में है, याद रखिएगा। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो किराड़ू मंदिर को कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर को कहा जाता है। और मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? तो भंडदेवरा बारा को कहा जाता है। अक्सर सवाल पूछा जाता है परीक्षा में, मिनी खजुराहो तो भंडदेवरा बारा। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर किसने बनाया? तो मान सिंह की पत्नी कनकावती ने बनाया है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। जगत शिरोमणि मंदिर तो मान सिंह की पत्नी कनकावती ने बनाया। देलवाड़ा में ऋषभ देव को समर्पित जैन मंदिर 1921 में बनाया गया, लेकिन किसने बनवाया? तो विमल शाह द्वारा बनवाया गया। जो देलवाड़ा का ऋषभ देव मंदिर है वो तो विमल शाह ने बनाया, और देलवाड़ा का लुणव शाही मंदिर है वो नेमिनाथ ने बनाया। पूछा जाने वाला सवाल है, बार बार पूछा जाता है ये सवाल। ऋषभ देव का मंदिर देलवाड़ा का विमल शाह ने, देलवाड़ा का लुणव शाही मंदिर नेमिनाथ ने। देलवाड़ा के नेमिनाथ को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो वास्तुपाल व तेजपाल ने। हर्षद माता का मंदिर आबा नरी, दौसा। हाड़ौती का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? तो बनदेवरा मंदिर को कहा जाता है। किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? तो राणकपुर जैन मंदिर को कहा जाता है। ये सदड़ी पाली में है। राणकपुर जैन मंदिर के कितने खंभों पर टिका है? तो 1444 खंभों पर टिका है ये। हरिहर मंदिर कहाँ पे है? तो ओसिया में स्थित है ये। सास बहू मंदिर तो नागदा में है। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो डिग भरतपुर को ये कहा जाता है जल महलों की नगरी। पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, ये जैसलमेर में है। इंपॉर्टेंट रखिए, पहले पूछा जाता था लेकिन अभी शायद वापस कभी पूछा जाए तो याद रखिएगा खाली। पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, ये सब जैसलमेर में है। बचाहोतों की हवेली, मुंदड़ा की हवेली, रामपुरिया हवेली, ये कहाँ पे है? तो ये बीकानेर में है। ये बचाहोती की हवेली अभी कभी पूछी गई थी, शायद सीईटी में पूछी गई थी। ये बीकानेर में है। सोने चांदी की हवेली कहाँ पे है? तो महनसर झुंझुनू में है। नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पे है? तो बिसाऊ झुंझुनू। इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा, नाथूराम पोद्दार पूछा जा सकता है इस बार रेट में। नाथूराम पोद्दार की हवेली ये बिसाऊ झुंझुनू में है। सुनहरी कोठी कहाँ पे स्थित है? तो ये सुनहरी कोठी टोंक में है। बड़े मियाँ की हवेली, पोखरन हवेली, राखी हवेली, ये जोधपुर में है। मंत्रियों की हवेली, रामनिवास गोयनका की हवेली, मालजी का कमरा आदि ये सब चूरू में है। बड़ा बाग जैसलमेर में, जसवंत थड़ा जोधपुर में है। इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है, याद रखिएगा।
छत्र विलास बाग कहाँ पर स्थित है? तो कोटा में। मूसी रानी की छतरी ये अलवर में है। इंपॉर्टेंट सवाल बार बार पूछा जाता है। 84 खंभों की छतरी ये बूंदी में है। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ पे है? तो ये गेटौर में है, याद रखिएगा। पाली वालों की जो छतरियाँ हैं वो कहाँ पे हैं? तो जैसलमेर में है। शक्कर पीर बाबा की दरगाह ये नरहड़ में है। ख्वाजा फखरुद्दीन का मकबरा ये सरवाड़ में है। बाटाड़ू का कुआं ये बाड़मेर में है। बाटाड़ू का कुआं। त्रिमुख बावड़ी उदयपुर में। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। गैप सागर डूंगरपुर में है। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, गैप सागर डूंगरपुर, रानी जी की बावड़ी बूंदी, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर, त्रिमुख बावड़ी उदयपुर, बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर, ख्वाजा फखरुद्दीन का मकबरा सरवाड़, शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड़। ये जैसा कि मैंने बताया, जो दरगाह हैं उनको लेकर आप खास याद रखिएगा, ये बार बार सवाल पूछे जाते हैं। ईश्वरी सिंह की छतरी ये गेटौर, याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट है ये। आगे पाठ है लोक संगीत। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? तो देखिए, ओद, नियुक्त, वृत्ति एवं 10 वैकालिक चित्र चुन्नी है। ये देखिए, राजस्थान का चित्रकला का जन्म भूमि किसे माना जाता है? तो मेवाड़ को माना जाता है चित्रकला की जन्मभूमि। राजस्थान चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? तो अनंत कुमार स्वामी। नाम याद रखिएगा। चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया था इन्होंने। अनंत कुमार स्वामी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो राजपूत पेंटिंग्स। मेवाड़ शैली किससे प्रभावित थी? तो अजंता चित्र शैली से प्रभावित थी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। राजस्थानी चित्र शैलियों को कितने स्कूल वर्गों में बांटा गया है? तो ये 4 में बांटा गया है। देखिए, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। इनको सवाल अक्सर पूछा जाता है, बार बार आता है। इनको अभी समझेंगे पूरा। मेवाड़ स्कूल में किन शैलियों को शामिल किया गया? तो मेवाड़ में देखिए सीधा पूछा जाता है, छावंड शैली किससे संबंधित है? तो मेवाड़ से संबंधित है। उदयपुर मेवाड़ से, नाथद्वारा मेवाड़ से, देवगढ़ भी मेवाड़ से। देवगढ़ को लेकर अक्सर पूछा जाता है। देवगढ़ शैली है वो मेवाड़ स्कूल से संबंधित है, चित्र शैली। सावर, शाहपुरा मेवाड़ से संबंधित है। बनेड़ा भी पूछा जाता है। बागोर, बेगू, केलवा ठिकाना, ये सब मेवाड़ स्कूल से शैलियों के में शामिल किया जाता है। मारवाड़ में भी देखेंगे, मारवाड़ स्कूल में किन शैलियों को शामिल किया जाता है? देखिए, मारवाड़ में जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर, अजमेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर, घानेरा, बिहाड़, रिया, जूनिया ठिकाना शैली को मारवाड़ का भी है। हाड़ौती स्कूल में किन शैलियों को शामिल किया जाता है? देखिए, बूंदी, कोटा और झालावाड़ को। ढूंढाड़ में किन शैलियों को शामिल किया जाता है ढूंढाड़ स्कूल में? तो आमेर, जयपुर, शेखावटी, अलवर, उनियारा, जिलाए, इसरदा, शाहपुरा, सामोद ठिकाना। ये सीधा सवाल आता है कि किस स्कूल से में संबंधित है या किस में ये शामिल है। किस शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का सर्वाधिक चित्रण हुआ? तो मेवाड़ में। कलाओं के उत्थान की दृष्टि से किस शासक का काल स्वर्णिम काल है? महाराणा कुंभा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाने वाला सवाल है, वापस पूछा जा सकता है। जो महाराणा कुंभा का काल है वो कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम काल है। भगवत पुराण का परिजात अवतरण किस चित्रकार ने बनाया? तो नानाराम ने बनाया। चित्तौरों की ओवरी, इंपॉर्टेंट सवाल, पूछा जाने वाला सवाल बार बार। ओवरी या तस्वीरा रो कारखानों नामक चित्रशाला का निर्माण किसने कराया? तो महाराणा जगत सिंह ने कराया। चित्तौरों की ओवरी का संबंध महाराणा जगत सिंह से है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, वापस पूछा जा सकता है। किसके काल में लघु चित्रों का सर्वाधिक निर्माण हुआ? तो राणा जय सिंह के काल में। श्रीनाथ जी स्वरूप के पीछे बड़े पर्दे पर सज्जा के लिए बनाए गए चित्र क्या कहलाते हैं? तो पिछवाइया।